नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। 1 साल 11 महीने 4 दिन जेल में काटने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ गए। सीतापुर जेल से आजम की रिहाई के बाद एक और जहां आजम के समर्थकों में उत्साह दिखा, जोश नजर आया, तो वहीं सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। अटकलें लग रही हैं कि आजम खान साइकिल को छोड़कर हाथी पर सवार हो सकते हैं, नए तेवर में दिख सकते हैं। दरअसल रामपुर में जिस आजम की कभी तूती बोलती थी, जिस समाजवादी पार्टी में उनका खत दिवंगत मुलायम सिंह यादव से कहीं कम नहीं था, जिस आजम खान के नाम पर सपा मुस्लिम समीकरण साधती थी, वही आजम अब जेल से छूटे तो समाजवादी पार्टी का कोई दिग्गज नेता अपने संस्थापक सदस्यों में से एक आजम खान को लेने नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, बीते 23 महीने से जो आजम खान ने जेल में काटे, उस दौरान भी सपा के दिग्गज आजम खान से मुलाकात करने नहीं पहुंचे। शायद यही वजह है कि खुद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने यह कहा था कि उन्हें अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। ऐसे में आजम खान की बेल यूपी की सियासत में किसका बिगाड़ सकती है खेल, और जेल से बाहर आकर किसके साथ जाएंगे आजम खान समाजवादी पार्टी की पीडीए को देंगे धार या हाथी पर होंगे सवार? आजम की रिहाई से क्या और कितनी बड़ी होगी 27 की लड़ाई, या राजनीति से आजम लेंगे संन्यास? इस पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ बयान। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। मालिक तो है, लेकिन जमीन पर इन चीजों को ये मुकद्दर को संभालने वाले लोग थक जाएंगे, जनाजा जाएगा। और इसीलिए आप जब लोग मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मौजज़ा सा है। बेशक हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के जमाने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2 दिन बाद फांसी दी जाती। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आजम खान साहब महीनों के बाद में रिहा हो रहे हैं। हमें खुशी हो रही है कि हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का फ़ैसला दिया और वो रिहा हो रहे हैं। तमाम मुसलमानों को खुशी है, मगर वहीं पर इस बात का भी गम सता रहा है हमें, और नहायती अफसोस भी है कि जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा और इतना तनावर दरख्त की तरह समाजवादी पार्टी को बड़ा कर दिया, मास्टर मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह बना दिया, टीपू अखिलेश यादव को सुल्तान बना दिया, उस शख्स को अखिलेश यादव ने तनहा यका। तो आजम खान की क्राइम फाइल्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कुल 104 मुकदमे आजम खान पर दर्ज, और इसमें से 93 मुकदमे केवल रामपुर में दर्ज हुए। 6 मुकदमों में इन्हें जमानत मिल गई है। 81 मुकदमे अंडर ट्रायल अभी भी हैं, यानी आजम खान की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है। एक मुकदमे में आजम खान को बरी किया गया है। आजम खान के ऊपर 104 कुल मुकदमे दर्ज हैं।
2024 में अगर बात की जाए तो डूंगरपुर जबरन बेदखली का मामला जो है ये 5 बड़े मामलों में से एक रहा। 2023 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला जिसमें 7 साल की सजा भी हुई। वहीं 2022 का वो मामला जहां पर हेट स्पीच देते हुए नजर आए आजम खान और इसके बाद इन्हें अपनी विधायकी से हाथ भी धोना पड़ा था। 2020 की बात की जाए तो मशीन चोरी का मामला सामने आया था आजम खान से जुड़ा हुआ। 2008 में सड़क अवरोध और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला। ये 5 बड़े मामले जिनके बाद आजम खान की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आई। जब से योगी सरकार सत्ता में आई तब से आजम खान के ऊपर एक के बाद एक कई ऐसे बड़े मामले दर्ज हुए और आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक जिला उत्तर प्रदेश का रामपुर जहां पर आजम खान की कभी तूती बोलती थी, उनका सिक्का चलता था। 10 बार विधायक रहे आजम खान, एक बार लोकसभा भी गए, लेकिन योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से उनका ग्राफ जो है पॉलिटिकल ग्राफ वो गिरता हुआ देखा गया और 23 महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान आज रिहा हुए। उनकी रिहाई के बाद किस तरीके से समर्थकों का काफिला देखने को मिला, जहां आजम के समर्थकों में उत्साह था, खुशी थी। समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी मिठाइयां बांटी जा रही थी। तो वहीं दूसरी ओर एक प्रश्न चिन्ह ये भी खड़ा हो गया कि आजम खान जैसा दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी का जेल से रिहा होता है, लेकिन कोई भी बड़ा लीडर सपा का, ना तो अखिलेश यादव ना ही शिवपाल यादव आजम खान की रिहाई के दौरान सीतापुर में नजर आए। इसको लेकर एक बार फिर सियासी अटकलें जो हैं तेज हो गई हैं कि क्या आजम खान बसपा का हाथ थामेंगे, क्या हाथी पर सवार हो जाएंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष अतिथि अभी जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से आज 23 महीने के बाद आजम खान सीतापुर की जेल से रिहा हुए। कई आरोप लगे, भैंस चोरी के मुकदमे से लेकर हेट स्पीच के मामले तक आजम खान एक के बाद एक कई विवादों में घिरे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी उनको गंदगी साफ करने वाले और वायरस को खत्म करने वाली कार्रवाई भी बताया था। और आज जब आजम खान की रिहाई हो गई है तो भी आपको बताते चले कि सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल खेमों में हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि आजम खान की गिरफ्तारी के पीछे योगी सरकार का हाथ है, आजम खान की गिरफ्तारी के पीछे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, वही लोग अब ये भी कहते नजर आ रहे हैं खुले शब्दों में कि भाजपा की वजह से ही आजम खान को रिहा किया गया है, जमानत मिली है। ऐसे में सवाल कई बड़े खड़े हो रहे हैं और आपको बताते चलें कि ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा मायावती से मिलने पहुंची थी, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि आजम खान क्या जेल से रिहा होने के बाद हाथी पर सवार हो सकते हैं साइकिल को छोड़कर, और अगर ऐसा होता है तो किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा। बड़ी बात यह भी है क्योंकि आजम खान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव से बिल्कुल भी कमतर नहीं थे आजम खान, और आजम खान ही वो चेहरा हैं जिनके बदौलत जो समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिम समीकरण को साधने में कामयाब मानी जाती थी। उत्तर प्रदेश में एक वो दौर भी था, लेकिन अब क्या आजम खान की जो भूमिका, जो रोल नजर आता था समाजवादी पार्टी में, जो उनका ओहदा था, क्या वो फिर से उन्हें वापस मिलेगा या फिर ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपसे तारुफ करा दें अपने खास अतिथियों का। रत्नेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। रत्नेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नितिन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत आपका भी प्राइम टीवी पर। सबसे पहले, और नितिन जी, पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी, आजम खान की आज रिहाई हो गई है, लेकिन आजम खान की बेल के बाद ये माना जा रहा है कि कोई बड़ा सियासी खेल हो सकता है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए नितिन जी, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, और एक ये बड़ा दिन है समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए। तकरीबन 23 महीने बाद वो आज जेल से रिहा हुए हैं। जेल से रिहा होने के बाद आपने उनका जो एक ऑरा देखा होगा अब तक आजम खान का, कि उनका जो ड्रेस कोड है, उनका जो हेयर स्टाइल है, उनका चश्मा लगाने का अंदाज है, और उनका जो बयानबाजी है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो हूबहू वैसे ही रही जैसे कि वो पहली होती आई है, चाहे वो मंत्री रहे हों, विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, या फिर पार्टी के बड़े पदों पर रहे हों। आजम खान उसी जलवे, उसी जुलूल से वो आज जेल से रिहा हुए हैं।
हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत बड़े नेता समाजवादी पार्टी के तमाम सारे वो जेल के बाहर नहीं पहुंचे। तमाम तरह के एक प्रोटोकॉल भी होते हैं। दूसरी बात, एक इसका तकनीकी पहलू ये भी है कि रामपुर हो या फिर सीतापुर, इन दोनों ही जिलों में धारा 144 लागू है। यानी कि सरकार और प्रशासन को पहले से अंदेशा था कि कहीं जो इनके समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो ज्यादा तादाद में ना जुटे, इसलिए 144 लगा ली गई, यानी कि 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे ना हो। आजम खान के ऊपर जो मुकदमे हैं अदिति जी, अगर उनको आप गौर करें, 2008 का मामला है, बसपा सरकार का सड़क अवरोध का मामला था, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे मुकदमे 2017 के बाद बीजेपी शासित योगी राज में लगाए गए हैं। यानी कि ये कहना जो समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि सारे के सारे मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं, तो मुझे लगता है वैसा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजम खान और उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी सांसद रही, विधायक रही। क्या वजह है इसके पीछे कि लगातार ये कहा जाता रहा कि योगी सरकार जब से सत्ता में आई, आजम खान का जो कद है वो गिरता गया, ग्राफ गिरता गया पॉलिटिकल, उनके ऊपर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए। उसके बाद कई मुकदमों में हालांकि जमानत भी मिल गई आजम खान को। लेकिन अब एक और प्रश्न उठ रहा है, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाने लगा है यूजर्स के द्वारा कि भाई आजम खान को गिरफ्तार भी बीजेपी ने कराया और छुड़वा भी बीजेपी रही है। अदिति जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, सबसे पहला सवाल तो है कि जो आपने आजम खान जी को जो जमानत मिलने की बात की, तो देखिए जमानत पाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है, संवैधानिक तौर पर अधिकार है, और ये न्यायालय का विवेकाधिकार होता है कि वो किन ग्राउंड्स पे, किन बेसिस पे किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को या किसी भी अभियुक्त को जो किसी मामले में वांछित है उसको जमानत देता है नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का पालन और संविधान का सम्मान करने वाला दल है। न्यायालय ने उनको दिया है, जमानत दी है, और जमानत देने का अर्थ कतई नहीं होता कि आपको सभी मामलों से बरी कर दिया गया। नॉट गिल्टी और बेल, दोनों के अंतर को समाजवादी पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि कैसे इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक। दूसरी बात जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि योगी जी जब से आए उसके बाद मुकदमे लिखे गए। अरे भैया, योगी जी के आने के बाद तो बहुतों का चैप्टर क्लोज हुआ है। अरे आपका अपराध, गुंडागर्दी, वो दबदबा, वो क्या कहते हैं जलवाए जलाल, वो खत्म करने के लिए हम लोग आए थे ना। हमने तो जनता से प्रॉमिस किया था भाई कि हम अपराधियों को नेस्तनाबूद कर देंगे। हमने जनता से प्रॉमिस किया था कि हम सबको क्या कहते हैं, जो जो अपराधी हैं, जो उन अपराधियों को हम निपटाएंगे, उन अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाएंगे। जो ये कहते थे कि भैया हाईकोर्ट के जज का काफिला रोक दो, पहले हमारा काफिला निकलेगा। ठीक। तो ये वाली सरकार नहीं है कि फोन कर दिया थाने पे, हमारा वो फला है, उसका मुकदमा नहीं दर्ज होगा। तो कितने भी बड़े नेता, लेट मी कंप्लीट करना चाहूंगी आपको, एक छोटा सा पॉइंट। अखिलेश यादव कह रहे हैं रत्नेश जी कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो भी फर्जी मुकदमे किए गए हैं आजम खान साहब के ऊपर, वो सब वापस लेंगे हम। अखिलेश यादव जी ने न्यायालयों में हुए बम धमाकों और तमाम सारे बम धमाकों में वांछित आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। उनको कल कोर्ट ने नोटिस भेजा है, उनकी पार्टी को नोटिस भेजा है, पहले जाके हाई कोर्ट में जवाब दें कि किन ग्राउंड्स पे, किन बेसिस पे उन्होंने वो मुकदमे वापस लिए थे। उसी हाई कोर्ट ने कहा है ना कि जवाब दीजिए। जिस हाई कोर्ट ने आजम खान जी को क्या कहते हैं जमानत दी है, वो वही वाला हाई कोर्ट है भाई। ये तो नहीं कि हाई कोर्ट बदल गया। इनके पक्ष में हाई कोर्ट ने अगर निर्णय दिया तो हाई कोर्ट बहुत अच्छा है, और हाई कोर्ट अगर इनसे सवाल पूछ ले तो अब तो पता नहीं क्या हाई कोर्ट इनकी तो मजबूरी है कि कल हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, आज आजम खान को बेल दे दी। नहीं तो आप इस पे डिबेट करा रही होती कि हाई कोर्ट भी भाजपा के इशारे काम कर रही है। अदिति जी, ये लोग अपनी विफलता को स्वीकार करने के बजाय जनता के जनमत का अपमान करते हैं, जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। जनता जिस नेता को अपना नेता स्वीकार कर रही, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में प्रदेश और देश को चलाना चाहती है, लगातार उसका अपमान कर रहा हूं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे जो भी हो, मैं ये कहता हूं अगर अखिलेश यादव जी के नाम से मुलायम सिंह का परिवार हटा दीजिए। अखिलेश यादव जी कौन सी फ्रीडम फाइटर है, कौन सा सामाजिक आंदोलन करके आए, उनकी क्या हैसियत है, तेजस्वी यादव की क्या हैसियत है, तेज प्रताप की क्या हैसियत है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये लोग अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घर में ना पैदा होते अदिति जी ना, तो ये लोग सीटेड पेट और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और वो भी एग्जाम ना निकलता इनसे। इनमें इतनी भी योग्यता नहीं है। ये एक चुनाव अपने बाप दादा की लेगेसी को बाईपास करके नहीं जीत सकते। और आप लोग जो भाजपा पे आरोप लगाते हैं, भैया मैं हूं भाजपा का पक्ष रख रहा हूं, मेरे घर में आज तक कोई प्रधान नहीं बना, पेपर लीक तो आज तक कोई प्रधान नहीं बना। मैडम हमारी
वो भी नहीं अरे पा मैडम, रहे हैं नौकरी। मैडम ठीक है, उस पर चर्चा अरे बाद में सुनिए कर तो लेंगे, मैं ठीक जब है। तैयारी नितिन- करता था तो कहा नितिन जाता जी था को चर्चा 10 में लाख शामिल प्लस कर सुपाल लेते हैं। इक्वल टू लेखपाल, ये वाला नारा आपने नहीं सुना होगा शायद। मैंने वो भी दिन देखा है, किसी हजरतगंज चौराहे पे समाजवादी पार्टी के नेता ने सीओ को बांध के गाड़ी में घसीटा था। मैंने वो भी दिन देखा है कि विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह ने सरकार बनते ही सीएमओ को किडनैप कर लिया था। मैंने वो दिन देखा है कि एसपी की मथुरा में हत्या हो गई थी। मैंने वो दिन देखा है कि डीएसपी ठीक की है, प्रतापगढ़ में ठीक हत्या है हो गई रत्नेश थी। जी, इस क्या पर क्या इस मुद्दे कानून पर फिर व्यवस्था कभी बात चर्चा करता कर है? लेंगे। नितिन श्रीवास्तव जी, जी उत्तर प्रदेश में अगर पोलराइजेशन की बात करें तो एक बड़ा फेस है आजम खान। 19% मुसलमान रहते हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में आजम खान की रिहाई आने वाले समय में, क्योंकि 27 के चुनाव भी हैं, पंचायत चुनाव भी करीब हैं, ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी आजम खान के चेहरे का फायदा उठा सकती है? क्या मान रहे हैं आप? बिल्कुल देखिए अदिति, जैसा देखा गया है आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और उनका न सिर्फ आसपास बल्कि उनकी विधानसभा रामपुर बल्कि आसपास के जो जिले हैं या कहा जाए कि समूचा उत्तर प्रदेश जो कि मुस्लिम बाहुल है, वहां पर उनका प्रभाव देखने को मिलता रहा है और आने वाले समय में भी मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा, क्योंकि आजम खान के ऊपर 104 मुकदमे हैं। अगर उनके परिजनों की बात की जाए तो कुल 165 मुकदमे हैं। उनकी पत्नी सांसद रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, उनके एक बेटे विधायक रह चुके हैं और दूसरे जो बेटे हैं अदीप, उन पर भी तमाम मुकदमे हैं। अगर कुल प्राइमा फेसी अगर देखा जाए पूरे मुकदमों की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तकनीकी आधार पर आने वाले समय में या 27 का जो चुनाव नजदीक है उसमें इनका परिवार किसी तरह से कंटेस्ट करेगा, क्योंकि तमाम तकनीकी पहलू हैं, तमाम ये भी एक अंदेशा होगा समाजवादी पार्टी को, अगर उस मामले में सजा हो जाती है तो इनकी विधायकी चली जा सकती है। तो आजम खान का परिवार मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रचार ज्यादा करेगा और चुनाव से मुझे लगता है कि दूर रहेंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात जो रत्नेश जी बता रहे थे कि मैं पूरी तरीके से रत्नेश जी को अपने साथ में जोड़ता हूं और उनका समर्थन करता हूं कि पुलिसिया जो है व्यवस्था, जो है जो कोर्ट की व्यवस्था, जो न्याय की व्यवस्था है, वो तर्क संगत होनी चाहिए, हर लोगों के साथ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि रत्नेश जी इस बात से भी सहमत होंगे कि अभी बाराबंकी में जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, जो पूरे देश में जो फैला, वो भी तर्क संगत था, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि पुलिस एक कानूनी कार्रवाई करती है और कानून के दायरे में रह करके जो भी कानून का उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई करती है। तो इसका मतलब यही है कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे वो कानून का विरोध कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे, इस वजह से उन पर लाठीचार्ज हुई, जिसको देखने पूरे प्रदेश के सरकार के नुमाइंदे गए। योगी आदित्यनाथ को पूरा बेकायदा एक बैकअप लेना पड़ा। उसके बाद जब हो हल्ला मचा तब जाकर के सरकार को उन पुलिसकर्मियों को निलंबित करना पड़ा, हाजिर करना पड़ा। सुनिए, मैं इसका जवाब देता हूं। पहली बात तो मैंने अपने किसी भी कोर्ट में आज की डिबेट में पुलिस वर्ड का यूज नहीं किया था, मैंने न्यायालय कहा था। एबीवीपी का मामला न्यायालय में नहीं था, ठीक है। एबीवीपी के मामले में जो भी कार्रवाई थी, एबीवीपी के लोगों ने उसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया और जो उचित कार्रवाई थी, जो भी एबीवीपी की मांगे थे वो पूरी की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कार्रवाई करवाई। एबीवीपी के लोग, एबीवीपी सदैव सत्य के साथ खड़ी होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की लड़ाई लड़ रही थी, उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कार्रवाई करवाई। मैं आपको सवाल इस बात का है कि आखिरकार जब आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपका शासन है, तो एबीवीपी के पदाधिकारियों के खिलाफ गलत कैसे हुआ? सुनिए तो और आपकी सरकार आपके प्रदेश के भीतर, आपके जिले में अगर वो कोई विश्वविद्यालय का गलत कर रहा है तो कैसे गलत हुआ? इस बात का जवाब आपको देना होगा। मैंने वो विश्वविद्यालय किसकी सरकार में पला बढ़ा, किसकी सरकार में पनपा, ये भी आपको बताना चाहिए। उस विश्वविद्यालय के मालिक, उस विश्वविद्यालय के मालिक जैसे रामपुर में आजम खान विश्वविद्यालय पे कार्रवाई हुई, वैसे उसी विश्वविद्यालय पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल कार्रवाई हुई है। 6 बीघे जमीन उन्होंने कब्जा की थी, उसको हटाया गया, उसको मुक्त कराया गया। आप ये नहीं बताएंगे। देखिए, एजेंडा मत चलाइए, एजेंडा मत चलाइए। एबीवीपी के लोगों ने विरोध किया, सुनिए, एबीवीपी के लोगों ने उसका विरोध किया, शासन से कहला करके सरकार के लोगों ने मरवाया कि एबीवीपी वाले विरोध कर रहे हैं। उसमें भी देखिए छात्रों का मुद्दा था, ये तो गायब थे। समाजवादी पार्टी कहां दिखी? ठीक है। अब कांग्रेस कहां दिखी? पार्टी और कांग्रेस के एनएसयूआई ने पहली समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के प्रवक्ता है क्या? राजनीति का निर्माण हुआ है, कांग्रेस के सबसे प्रवक्ता है पहली क्या? बार हुआ एनएसयूआई और कांग्रेस के समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है क्या? छात्र सभा ने एबीवीपी का समर्थन किया। आपको सपा के प्रवक्ता की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सपा के जी, प्रवक्ता की जरूरत नहीं रत्नेश मिश्रा जी, पड़ी। ठीक आप है। वरिष्ठ पत्रकार और आप सपा और एनएसयूआई का पक्ष ले रहे हैं। पहले तय कर लीजिए कि मैं पत्रकार हूं कि सपा में हूं, एनएसयूआई, आप सब नहीं, बात बता देंगे। आप बात वही कर रहे हैं ना। एबीवीपी पे आप बात वही लाठीचार्ज कर रहे हुई, हैं। अरे रत्नेश जवाब नहीं है। भाई, पे लाठीचार्ज हुआ तो उस पर कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज क्यों उस पर हुई? कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज क्यों हुई? अरे भाई, लाठीचार्ज जिन भी परिस्थितियों में हुआ उस पर कार्रवाई हुई। नहीं, कार्रवाई नहीं हुई क्या? क्या वो लोग सस्पेंड नहीं हुए क्या? क्या वो लोग लाइन हाजिर नहीं हुए क्या? क्या अतिक्रमण हटाया गया कि नहीं हटाया गया?
अब बताइए, ठीक है रत्नेश जी, क्या हटाया गया मुद्दे ना? पर वापस आ देखिए, जाए? हमारी मुद्दे पर सरकार, एक चीज वापस आ जाए, स्पष्ट कर नहीं, दूं, ये हमारी डिबेट का सरकार टॉपिक कोई नहीं भी है। भेदभाव नहीं नहीं, करती है। योगी ऐसी जी चर्चा बिना नहीं बढ़ेगी। भेदभाव के कानून का डंडा चलाते हैं। ये कानून का शासन है, ये किसी के बाप का इसलिए शासन नहीं कि हमारे पापा मुख्यमंत्री थे तो हम कुछ वो करेंगे। वो चाहे आजम खान हो, चाहे अखिलेश ठीक है यादव हो, रत्नेश चाहे जी, जो हो। ठीक और है। सुनिए, इनकी रत्नेश सबसे बड़ी मिश्रा बात, जी, मेरा प्रश्न ले लीजिए। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए? आज आपकी डिबेट पे सपा को कोई क्या कहते हैं व्यक्ति नहीं पहुंचा। ये अखिलेश यादव का और सपा का आजम खान के साथ प्रेम। जिस व्यक्ति से 23 महीने तक आप लोग मिलने नहीं गए, किस मुंह से अखिलेश यादव उनसे बात कर रहे हैं? अरे कालिक पोत देनी चाहिए ठीक है, आजम खान को अखिलेश यादव उस पर मैं जवाब ले लूंगी। रत्नेश मिश्रा जी, पहले ये जो कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर इतने सारे मामलों में जमानत कैसे मिल गई आजम खान को? भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण तो नहीं मिल गया? देखिए, ये तो स्थिति वही है कि लोग जब ये मान लें कि उनके बस में कुछ नहीं है तो कह देंगे आजम जी को योगी जी ने जेल भी भेजा और योगी जी ने छुड़वा भी दिया। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या जो मुकदमा 2008 में दर्ज हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे क्या? मायावती जी थी। ठीक, और मायावती जी तो दलितों की नेता, भाई वो दलितों की नेता, इसमें कोई शंको शुबा नहीं है। ये ईडीए पीडीए का फार्मूला वो पता नहीं कब का लगा के दो तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उसके बाद जो अब बकरी सुनिए, से लेकर अरे भैंस सुनिए चोरी तो, तक के जो अरे मुकदमे मैडम, दर्ज हुए, ये वो सब तो योगी देखा- सरकार में ही हुए ना। बिल्कुल, हमारी सरकार में तो बहुत लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं और हमारी सरकार में जो गलत करेगा उसके ऊपर मुकदमा होगा। एक चीज बताइए मुझे कि कौन से अपराधी को ये छूट दे देनी चाहिए कि हाई कोर्ट के जज का काफिला रोककर उसका काफिला निकाला जाए? इसी इलाहाबाद में हमने देखा है। आप बताइए, अपराधियों के मनोबल इतने बड़े थे कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जजेस उसके मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेते थे। ठीक है। हाई कोर्ट तक डरता था उनसे। आज उत्तर प्रदेश में कानून एवं संविधान का शासन लागू हुआ है और रत्नेश अपराध मिश्रा जी, मुक्त उत्तर प्रदेश बना है। इसमें कोई आजम शंका खान नहीं की रिहाई से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन तो नहीं बढ़ेगी है। ना? हमारी कोई टेंशन नहीं बढ़ रही है। पोलराइजेशन का एक बहुत बड़ा फेस अरे है, एक बहुत मैडम, बड़ा मुस्लिम फेस है। कौन? ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम वोटर्स से आपको प्रेम ही नहीं है? नहीं, वो अगर उनको आप मुस्लिम फेस बता रहे हैं, योगी जी हिंदू फेस है, फिर तो हमारे पास ज्यादा लोग हैं, फिर तो वो तो कभी नहीं हरा पाएंगे हमें। अगर आप पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो अगर आप उनको, और मैं तो कहता हूं आजम खान और योगी जी यानी की आप तो- मानते हैं कि आपको हिंदू वोटर्स से ही प्रेम है? नहीं, हमने कब रत्नेश कहा मिश्रा ऐसा? जी। हमने कब कहा ऐसा? हमने कहा अगर आप ऐसा कहते हैं तो। और योगी आदित्यनाथ जी की तुलना आजम खान से, योगी आदित्यनाथ जी क्या आगे आजम खान कहीं टिकते हैं क्या? जिस व्यक्ति के नाम पे देश का एक प्रदेश छोड़ दीजिए दूसरे प्रदेश में सरकारें बन जाती हैं। योगी जी जिन जिन विधानसभाओं में प्रचार करने चले जाए, जनता वैसे वोट कर देती है। योगी आदित्यनाथ जी हमारी पार्टी के वो चेहरे हैं और इंडियन वोटर्स के, राष्ट्रवादी मतदाताओं की पहली पसंद है। मैंने एक शब्द कहा, राष्ट्रवादी मतदाताओं के। अब राष्ट्रवादी मतदाता कौन है कौन नहीं है, ये मतदाताओं को ही डिसाइड करने दीजिए, हमारा आप नहीं करेंगे। लेकिन जो राष्ट्रवादी मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वोट करते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और अगले 27, रत्नेश मिश्रा जी, तो क्या ये मान लिया जाए, रत्नेश सब में मिश्रा हम जी, जीत रहे हैं। क्या आपके बयान से ये मान लिया जाए, आपने जो भी सेंटेंस बोला है, कि ऐसे ये मान लिया जाए कि जो किसी और दल को वोट करते हैं वो राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं? मैंने कब कहा ऐसा? मैंने कब कहा ऐसा? अभी मैंने तो आपने कि कहा राष्ट्रवादी कि राष्ट्रवादी लोग भारतीय जनता पार्टी को, हाँ, तो भाई, योगी आदित्यनाथ को तो वोट करते मैंने हैं। कब कहा? तो क्या जिन मैंने वोटर्स कब के कहा? वोट मैंने कब कहा इस कि पार्टी से इतर सुनिए, जाते हैं, वो अरे राष्ट्रवादी सुनिए नहीं तो। मानते हैं? क्या नहीं, आप मैंने कब कहा कि कोई जाति धर्म या मजहब का व्यक्ति हमको वोट नहीं करता? मैंने कहा राष्ट्रवादी मतदाता, मुस्लिम भी राष्ट्रवादी है, नितिन श्रीवास्तव सिख भी जी, राष्ट्रवादी है, क्या कहेंगे इस यहूदी पर? भी राष्ट्रवादी है, क्रिश्चियन भी राष्ट्रवादी है, सारे राष्ट्रवादी है। मैंने कहा रत्नेश जी तो राष्ट्रवादी, कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रवादी कोई की फर्क कोई नहीं परिभाषा पड़ेगा। नहीं होती। जिसको अपने राष्ट्रीय प्रेम है वो ठीक है। राष्ट्रवादी है। आप भी ठीक है, राष्ट्रवादी है, नितिन जी भी नितिन राष्ट्रवादी जी को है। चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जी, जी। रत्नेश जी, लौटूंगी आपके पास। नितिन जी जी, अपना सवाल दोहराएं। नितिन श्रीवास्तव जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्योंकि रत्नेश मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि आजम खान की रिहाई का भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार कितना प्रभाव पड़ता है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। लेकिन आजम खान का जो कद है, जो उनका ऑरा है और जो उनका प्रभाव है, वो समाजवादी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उन सब पर है, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स हैं उन सब पर है, उनसे ज्यादा जो समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम सपोर्टर्स हैं उन पर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लेकिन नितिन जी, एक प्रश्न है मेरा आपसे, क्योंकि आप आजम खान के कद ओहदे की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि आजम खान का कद जो है वो अब कहीं ना कहीं घटता नजर आ रहा है? क्योंकि मुलायम सिंह यादव गायत्री प्रजापति से मिलने जेल में जा सकते हैं, लेकिन कोई भी
बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी का आजम खान से मिलने 23 महीनों के दौरान जेल में नहीं पहुंचता है, क्या वजह मानते हैं आप नहीं, इसके पीछे? अदिति क्या जी, समाजवादी पार्टी खुद आजम खान के कद को छोटा कर रही है? अदिति जी, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जहां तक याद है अखिलेश यादव बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए थे। कुछ साल पहले की बात है। क्योंकि उनको तमाम मामलों में उनको जो है जेल हो रखी थी, 104 मामले थे उन पर। सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान स्वयं लगातार 1989 से विधायक हैं और लंबे अरसे से राजनीति करते आ रहे हैं। 10 बार विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे। उनकी पत्नी, उनके बेटे सब विधायक हैं। पूरे परिवार की अगर इनकम की बात की जाए तो खाली पेंशन के तौर पर उनको 10 लाख से ज्यादा की आमदनी होती है। लेकिन आजम खान किस मामले में जेल जाते हैं? बकरी चोरी में, मशीन चोरी में। क्या आपको लगता है कि हम लोग जिस 5G के युग में जी रहे हैं, चांद पे जो जा रहे हैं लोग, शुभांशु शुक्ला लखनऊ के चांद पर जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं, उस युग में संभव है कि जिसकी 10 लाख की आमदनी हो, आजम खान जिसको जेट सुरक्षा प्राप्त हो, वो एक बकरी चोरी करेगा? तो ऐसे लोगों के बारे में पब्लिक पूरी तरीके से समझती है कि ये राजनीति से प्रेरित मुकदमे हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में, लेकिन रामपुर में बीजेपी का काम तो हो चुका है भाई, विधायक पहली सबसे बड़ी बात। बात एक अदिति जी, आपको बात एक और बताऊं। आजम खान को कल जेल से मतलब रिहाई होती है परसों, परवाना आज सवेरे पहुंचता है, कल तकनीकी कारणों से नहीं पहुंच सका। उसके बाद आप देखिए, आकाश सक्सेना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं, वहां से विधायक हैं और मंत्री पद की शपथ ली। आजम खान के परिवार को उन्होंने हरा करके वो सत्ता पाई जी। आपने देखा कि एक बार भी आकाश सक्सेना का कोई बयान आया? आकाश सक्सेना का कोई बयान आया? यानी कि सरकार के विवेक पर निर्भर होता है कि कौन व्यक्ति जेल में रहेगा, कौन रिहा होगा। क्योंकि सरकार के पास पूरा विशेषाधिकार है कि मुकदमे वापस लेना, मुकदमे लगा देना, धारा बढ़ा देना, धारा घटा लेना। बेकायदा गृह विभाग, न्याय विभाग तमाम तरह से कार्य करता है। आपने ही देखा होगा, इसके पहले तमाम सारे नेताओं ने अपने ऊपर मुकदमे वापस लिए, तमाम RTI लगी, तमाम डिबेटें हुई, तमाम अखबारों में छपा। ठीक है, तो लेकिन आने वाले समय आजम में खान की रिहाई का भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा है? देखिए, एक सीधे तौर पर बीजेपी जो इस फायदे की बात सोच रही है, मुझे लगता है कि देखिए, अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है, मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, अतीक अहमद का भाई इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कोई भाई अगर मछुआरा समुद्र में उतरा है तो मछली क्यों उतर रहा है ना। बीजेपी को राजनीति करनी है, मुस्लिम विरोधी बात करनी है, तो आजम खान तो चाहिए, एक ना एक चेहरा तो चाहिए। अगर आजम खान भी नहीं रहेंगे तो बीजेपी किस बात का विरोध करेगी? समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टड़ी करने का आरोप लगाएगी। नितिन कुछ ना श्रीवास्तव कुछ जी, तो क्या ये माना जाए, क्योंकि आजम खान का जो बोलने का तरीका है, जो स्टाइल रहा है उनका, वो लगातार पोलराइजेशन को लेकर, मैं इसीलिए बार बार दोहरा रही हूँ कि बड़ा फेस माने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत खुलकर मुस्लिम समुदाय के समर्थन में कोई ना कोई कमेंट करते नजर आते हैं हेट स्पीच मामले में, इसीलिए उन्हें अपनी विधायकी भी गंवानी पड़ गई थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि आजम खान समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे और उन्हीं के बयानों को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेगी और ये बताएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए खड़ी है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरीके से काम कर रही है? क्या ये मान लिया जाए नितिन जी? देखिए, तमाम पहलू हैं अदिति जी। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि 2013 का जब महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, इलाहाबाद में, उस वक्त प्रभारी मंत्री आजम खान थे और सबसे पहला जब उद्घाटन हुआ था तो कैलाशानंद महाराज और आजम खान उनकी ही कुटिया से निकलते हुए पूजा प्रार्थना के बाद सबसे पहले बाहर आए थे, मीडिया से मुखातिब हुए थे। तो एक संदेश भी देने की कोशिश की गई थी कि आजम खान न सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, बल्कि बीजेपी के प्रति भी सॉफ्ट है, हिंदुत्व के प्रति भी सॉफ्ट है। इसके पहले आपने देखा होगा कि तमाम तरह से जो एक सफल आयोजन था वो महाकुंभ था, तकरीबन बताया गया था कि 144 साल बाद आया है, ऐसा योग बना है, उसको पूरी तरीके से सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज हुई, सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ हुई थी। उसके बाद लगातार उनके जो बयान है वो प्राइमा फेसी के तौर पर मीडिया में सुर्खियां बने रहे, तमाम जनमानस के बीच में बने रहे। सबसे बड़ी बात यह थी, आजम खान का जो बयान है उसे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को सरकार बनने के बाद नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उस वक्त तो आजम खान प्रचार में नहीं थे, ना ही उनका प्रचार में समाजवादी पार्टी, उनका परिवार शामिल था, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को अब तक के इतिहास में लोकसभा में 2024 में प्राप्त हुई बिना आजम खान के। तो ये कहना कि आजम खान का प्रभाव समाजवादी पार्टी पर है, निश्चित रूप से है, लेकिन ये सिर्फ कह देना कि आजम खान अगर प्रचार नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, तो ये भी गलत है। मुझे लगता है कि हर नेता की अपनी अपनी भागीदारी है और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था, उस पीडीए को वो आगे बढ़ाते हुए अब उनको देखना होगा कि आने वाले समय में आजम खान के परिवार का उपयोग किस तरीके से करते हैं, ताकि जो वोटर्स है वो समाजवादी पार्टी की ओर। नितिन श्रीवास्तव जी ने 5 मुख्य बिंदु बताए हैं, मैं चाहूंगा कि पांचों पे जवाब दूंगा, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। इन्होंने पहली बात कही कि मुस्लिमों के नेता हैं आजम खान जी,
तो अब मुस्लिम में शिया में है कि सुन्नी में है, अब शिया में बरेलवी हैं, अहमदिया हैं कि अल हदीसी हैं कि क्या हैं, अब उसमें भी आ जाए तो अशरफ वर्ग के हैं कि अखलाक वर्ग के हैं कि अंसारी वर्ग के हैं। पहले ये डिसाइड कर ले समाजवादी पार्टी कि मुस्लिमों में किस वर्ड और किस हदीस और किस फिरके के वो नेता हैं, कौन सा फिरका उनको नेता नहीं मानता है, कौन सा फिरका उनको नेता मानता है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि आजम खान को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हराया, नहीं, आजम खान को रामपुर की जनता ने हराया। क्यों? क्योंकि वोट रामपुर की जनता ने किया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नहीं किया था। तो जनता ही हराती है और जनता ही जिताती है। तो ये भी गलत है कि उनको भाजपा के प्रत्याशी ने, उनको रामपुर की जनता ने हराया था। तीसरी बात अभी कह रहे थे कि आजम खान का प्रभाव इतना नहीं है क्योंकि आजम खान के बिना 2024 में सीटें जीत ली। अरे अदिति जी, मैं एकदम हैरान रह गया, इतनी सीटें आ गई समाजवादी पार्टी को, इतनी सीटें आ गई ना। भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है रत्नेश जी, बात कंप्लीट करिए। इतनी सीटें आ गई कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने से भी 20 सीटें कम थी। मतलब एलओपी का भी पद नहीं मिल सकता था, उसके लिए भी गठबंधन करना पड़ता। उत्तर प्रदेश बीजेपी से तो ज्यादा थी ना सपा की मैडम, सीटें। सरकार किसकी है, प्रधानमंत्री किसका है, बहुमत किसके पास है, किस गठबंधन के पास बहुमत है? ठीक, आप ये जो अपा सपा कांग्रेस जो घूम रही हैं, सपा की 8 गुना सीटें हमारे पास हैं, कांग्रेस की लगभग 4.5 गुना सीटें हमारे पास है। अकेले लार्जेस्ट पार्टी है, वी आर द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। ये बहुत बड़ा होता है। आप कहाँ 99, 240, 36, 37, 240 कहाँ है भैया? कोई गुणा गणित होता है क्या? उसके बाद आप आ जाइए, इन्होंने कहा कि वो आजम खान जी को क्या कहते हैं, महाकुंभ का प्रभारी बनाया गया। हाँ बिल्कुल, इनका तुष्टीकरण देखिए। अभी वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को जब मेंबर बनाने की बात की तो यही लोग चिल्ला रहे थे, भाई मुस्लिमों का वो धार्मिक मामला है, क्यों धार्मिक मामला है क्यों, लेकिन हिंदुओं के धार्मिक मामले में मुस्लिम को घुसा देना है। ये वाला प्रोपोगेंडा अब नहीं चल पाएगा, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। और इसीलिए 2017 में पत्ता साहब, 2019 में पत्ता साहब, 2022 में पत्ता साहब और 2024 में इतना दे दिया कि पानी वानी पी लो, घूट लो, ये ना हो कि समाजवादी पार्टी समाप्त हो गई, टाटा बाय बाय, खत्म वाला मामला हो गया। और जो सबसे बड़ी बात, इस देश में कभी भी लोकतांत्रिक देश में परिवर्तन तब माना जाता है जब सरकार बदल जाए। समाजवादी पार्टी 2014 में के लोकसभा में भी विपक्ष का हिस्सा थी, 2019 के भी लोकसभा में विपक्ष का हिस्सा थी, 2024 की भी लोकसभा में विपक्ष का हिस्सा है। 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और 2024 में भी प्रधानमंत्री 2027 विधानसभा चुनाव में क्या होगा? अरे मैडम, उसमें योगी जी रहेंगे भाई। विधानसभा की भी बात कर ये देश पूरा योगी और मोदी के साथ है। उसका कारण है, मैं आपको चीज बता दूं, ये लोग ऊपरी हवाबाजी करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को यह समझना होगा कि जो देश का वो वोटर है जिसको अखिलेश से मतलब नहीं है, जो स्वाहित को देखता है, जो वो क्या कहते हैं वास्तव में जो पीडीए है, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। आप गांव चले जाइए, आप एक काम करिए ना, आप एक कोई विधानसभा निकाल लीजिए और वहां पर अगर दलित वर्ग ज्यादा है, यादव को छोड़कर अगर वहां मौर्य ज्यादा है, कुशवाहा ज्यादा है और क्या कहते हैं कुर्मी ज्यादा है और जो जातियां ज्यादा, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो जो वास्तव में तो दलित और पिछड़ा वर्ग है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसमें कोई शंको शुभ नहीं, क्योंकि अगर जनता हमको वोट ना दे रही होती अदिति जी तो हम चुनाव ना जीत रहे होते। और मैं फिर कहता हूं, इस देश में सम्मान सदैव जनादेश का होना चाहिए, किसी नेता का नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी को यह स्वीकार करना पड़ेगा और नितिन भाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि 2012 में जिस जनता ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, खैर अखिलेश यादव के नाम पे तो चुनाव ही नहीं लड़ा गया था, चुनाव तो मुलायम सिंह जी के नाम पे लड़ा गया था। बाद में उन्होंने बेटे को लाके हेलीकॉप्टर नेता के तौर पर मुख्यमंत्री बना दिया। चाचा का उसी में पत्ता कट गया, फिर चाचा बेचारे बेगाने होकर कुछ सालों तक घूमे, फिर अपने घर ही चले गए, क्योंकि पता था यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं, वहीं जो रोटी दाल चल रही चलने दो। तो देश प्रदेश की जनता ने 2012 में उनकी पार्टी को जिताया, 17 में नकार दिया। तो 2012 में अगर वो जनता सही थी तो वो जनता 2017 में भी सही है, वो जनता 2019 में भी सही है, वो 22 में भी सही थी और 24 में भी सही थी। और जो 24 की सीट का ये बता रहे हैं, इन लोगों ने एक झूठ बोला कि संविधान बदल दिया जाएगा। एक भी ऐसा 2024 की सत्ता बनने के बाद बता दें कौन सा हमने संविधान बदल दिया? वो झूठ एक्सपोज हो चुका है, वो झूठ एक्सपोज हो चुका है। झूठ की घुट्टी एक कई बार पिलाई जा सकती है, आप उसको जनता ने कहते टाटा बाय बाय। 2027 का चुनाव तो होने दीजिए। ये समाजवादी पार्टी के लोग ना यहाँ भी विपक्ष में गठबंधन करके बैठेंगे उत्तर प्रदेश में, 350 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, लिख के ले लीजिए।
ठीक है, लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में यही दावे किए जा रहे थे कि 80 में से 80 आएंगी, लेकिन रिजल्ट कुछ उलट ही देखने हाँ, को मिला। रिजल्ट इतना उतल गया कि इसके अखिलेश यादव पीछे प्रधानमंत्री बन गए। क्यों अदिति जी, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए ना। 33 और 37 में डिफरेंस तो अरे होता ही है मैडम, ना। 240 और 37 का डिफरेंस बताइए ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश Total की बात numbers कर रही of हूँ, the मैं उत्तर members in the प्रदेश की बात लोकसभा। कर रही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर अरे रही हूँ। मैडम, मैं उत्तर ठीक। प्रदेश की बात क्यों करूं? नितिन- क्यों उत्तर प्रदेश से नितिन केंद्र की श्रीवास्तव सरकार जी। थोड़ी ना जी, होती जी। है भाई। वो तो पूरे देश से जो सांसद चुन कर विधानसभा आते हैं चुनाव तो उसमें- यूपी में ही होने वाले हैं ना। हाँ, तो रत्नेश यूपी में मिश्रा होंगे तो जी। उसमें बता रहा हूँ ना 350 सीटें आएंगी हमारी। ठीक है, नितिन श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे इस दावे पर? देखिए, दावे सभी अपनी राजनीतिक दलों के दावे होते हैं और जब खुद से पकाना है तो ख्याली पुलाव ही काफी है सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्या वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जिस तरीके से रत्नेश जी ने कहा कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसी तरीके से 2024 के भी जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश की 37 सीटों में समाजवादी पार्टी को मिला और 7 सीटों पर कांग्रेस को मिला। आप सिर्फ समाजवादी पार्टी को मत देखिए, आप पूरा जो इंडी गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, उसको देखिए। यहां तक कि आप सबसे बड़ा जो आपका एक चेहरा था मंदिर निर्माण के बाद में, आप अयोध्या भी सीट हार गए। आपको अपने ऊपर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिरकार अयोध्या क्यों हारे, कैसे हारे, किन वजहों से हारे। बिल्कुल अयोध्या लोकसभा नितिन श्रीवास्तव हारना- जी, लेकिन अगर आजम खान की बात कर ली जाए, जो ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान हाथी पर भी सवार हो सकते हैं, मायावती के साथ जा सकते हैं, इसमें कितना दम मानते हैं आप? मुझे लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है और ये बेकायदा एक वर्ग द्वारा उड़ाया गया अफवाह है, क्योंकि सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का क्या उत्तर प्रदेश में कैडर बचा है। मात्र एक उनके विधायक हैं, जो भी किस तरीके से विधायक हैं सबको पता है। ना तो उनके पास कोई लोकसभा सदस्य है, ना राज्यसभा सदस्य है, ना ही कोई विधान परिषद सदस्य है। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो राजनीतिक करियर है वो कितना बचा है और किस तरह का है। तो आजम खान एक मंझे हुए नेता हैं, एक बेकायदा काफी लंबे समय से राजनीति करते आए हैं और उनको पता है कि भविष्य की राजनीति कैसे होगी, क्योंकि उनके पास भी 2 बेटे उनकी पॉलिटिकल विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हैं। और जिस तरीके से तमाम मुकदमे लगे, 165 मुकदमे उनके परिवार पर दर्ज हैं, तो जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है वो जानता है कि आखिरकार किस तरह का लेकिन अनुभव नितिन कर सकता श्रीवास्तव है। जी, अगर वर्तमान की बात की जाए तो आजम खान की पत्नी हो चाहे बेटे हो, सबके ऊपर मुकदमे दर्ज है। उनकी सियासत को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम तो कर ही दिया गया है। क्या अब आजम खान सियासत में वापस एंट्री मार पाएंगे? क्या फिर से चुनाव लड़ पाएंगे? या उनके बेटे, क्या लगता है क्या आने वाले टाइम में रामपुर में एक बार फिर से दबदबा होगा आजम खान का? देखिए, इन सभी लोगों के जो मुकदमे हैं वो बेकायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी तेजी से उन पर सुनवाई हो। बहरहाल तमाम मामले अभी जो है पेंडिंग है, उनको जमानत पर है पूरा का पूरा परिवार, और आने वाले समय में अगर तकनीकी आधार ना फंसा तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान का पूरा परिवार 2027 का चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उनको सीधे तौर पर अपना चेहरा, पार्टी का चेहरा और अपनी विचारधारा को बनाए रखना है, बचाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती को देखते हुए मुझे लगता है कि आजम खान का पूरा परिवार 2027 का चुनाव का कैंपेन करेगा, न कि कंटेस्ट करेगा, क्योंकि नितिन वही श्रीवास्तव जी, तकनीकी आखिरी तौर पर प्रश्न लेना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इसलिए भी नहीं गए मिलने आजम खान से, क्योंकि जो आरोप उनके ऊपर लगातार लगते आए हैं पोलराइजेशन के, और जो पीडीए का फॉर्मूला उन्होंने अपनाया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आजम खान को वो अपना चेहरा साफ तौर पर बताते नजर आएंगे अखिलेश यादव, तो उनका नुकसान हो सकता है आगामी चुनाव में। क्या आप इससे सहमत हैं, इन दावों से? बिल्कुल, देखिए, ये भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। जाहिर सी बात है कि आजम खान एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, और अगर अखिलेश यादव जाते, बहरहाल तकनीकी कारण थे क्योंकि धारा 144 लागू थी। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि तमाम मूवमेंट अखिलेश यादव करने जाते थे तो उनको बकायदा पुलिस बैरिकेडिंग करके रोका जाता था। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, चूंकि रामपुर वो घर पहुंच चुके हैं, तमाम उनका बॉडी ठीक है, चेकअप नितिन होगा, तमाम श्रीवास्तव तरह जी, की उनको दुश्वारियां हैं। आज उसको दूर जेल करने के के बाहर बाद- अखिलेश यादव नहीं जा सकते थे मुझे 10 उनका सेकंड का वेलकम टाइम करने दिया के लिए, लेकिन जेल के अंदर तो मिलने जा सकते थे ना। जिस तरीके से हमने देखा भी था, मुलायम सिंह यादव गए थे गायत्री प्रजापति से मिलने के लिए, जो रेप के आरोपी थे, उसके बावजूद जब आजम खान को जेल हुई तो कोई बड़ा लीडर नहीं मिलने जाता है। बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव को जाना चाहिए और ये बात समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करनी होगी आने वाले समय में कि आखिरकार उनका कोई बड़ा नुमाइंदा, उनका कोई बड़ा चेहरा जेल के बाहर क्यों नहीं था, जेल के भीतर क्यों मिलने नहीं गया काफी समय से। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा आने वाले समय में अखिलेश यादव स्वयं प्लान कर रहे होंगे कि वो रामपुर जाकर के आजम खान के परिवार का और उनका हाल लें। इसके पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जब तंजीम फातिमा और अदीब और अब्दुल्ला आजम तमाम लोग जब लखनऊ आए थे तो अखिलेश यादव ने बेकायदा अपने घर पर बुला करके न सिर्फ उनका सम्मान किया था बल्कि हालचाल पूछा, तो ये भी कहा था कि बहुत जल्द आजम खान जो है जेल से बाहर आएंगे। जाहिद बेग, जो कि भदोही के ज्ञानपुर से विधायक हैं, वो भी, उन पर भी तमाम मुकदमे लगाए गए थे। हाईकोर्ट से जमानत के बाद उनके भी परिवार को बुला करके अखिलेश यादव ने मिलने का काम किया।
तो ये कहना गलत होगा कि अखिलेश यादव जो है अदिति नेताओं से जी, दूरी फाइनल बना रहे हैं। कमेंट दीजिए लेकिन रत्नेश जिस जी। तरीके से हाँ, मैसेज देना चाहिए था वो समाजवादी पार्टी छोटा को ठीक है, नहीं समय दे की पाई। कमी है। रत्नेश मिश्रा जी, फाइनल कमेंट जल्दी से देखिए दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो जो अभी ने कहा कि सरकार चाहती है किस तरह मुकदमे चलेंगे, तो मुझे पता है, जहां तक मुझे संविधान पता है कि संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया। देश संविधान से चलता है, किसी के बाप दादा के मामलों से नहीं चलता। दूसरा, इन्होंने कही कि आजम खान जी के 2 बेटे हैं, राजनीति में उनको सेट करना है, तो पत्रकार महोदय ने तो खुद ही बता दिया कि अभी भी वो परिवारवाद की परिपाटी पे ही चलने वाले हैं। और मैं बड़ा कंफ्यूज्ड पा रहा था आदरणीय पत्रकार महोदय को, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इन्होंने कहा कि आजम खान का प्रभाव नहीं है, और फिर कहते हैं आजम खान बड़ा मुस्लिम चेहरा। अरे सुनिए तो भाई, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, अरे भाई सुनिए तो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। यही दिक्कत है आपकी ना, यही दिक्कत है। मैंने जैसे ही आपको एक्सपोज किया, आप तिलमिला उठे। ये तिलमिलाना बता रहा है कि चोट सही जगह लग गई। अदिति जी, ये तिलमिलाना बता रहा है कि चोट सही जगह लग गई, मेरा हथौड़ा सही जगह पड़ा है। ये तिलमिलाहट बता रही है कि मेरा हथौड़ा सही जगह पड़ा है। भैया कंफ्यूजन अपना दूर करिए, अपना कंफ्यूजन दूर करिए, क्योंकि आप ही की डिबेट को रिवाइंड करा दूंगा तो सिद्ध हो जाएगा। कुछ देर पहले उनका प्रभाव नहीं था, फिर जी, समय की कमी है। आप दोनों अतिथियों का हमारे साथ इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हथौड़ा सही जगह लग गया। महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद से क्यों नहीं हटाई गई अपर्णा यादव? तो 23 महीने के बाद आजम खान जेल से आज रिहा हो गए। सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खान रामपुर पहुंचे, जहां पर जोरदार स्वागत भी आजम खान का हुआ। जहां एक और समर्थकों में भारी उत्साह दिखा आजम खान के, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता का उनके स्वागत में नहीं होना कई अटकलों को हवा देता नजर आया। दावा किया जा रहा है कि आजम खान बसपा का दामन भी थाम सकते हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। समय बताएगा ये तो कि आजम खान किसके साथ जाएंगे, इन अटकलों में कितना दम होगा, और 2027 में आजम खान क्या भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।